डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो को लाने में देरी हुई है, मैं मानता हूं बहुत सारे कारणों से, लेकिन इसमें जो वैल्यू है आई होप कि आपको पसंद आएगा। एज यूजुअल कुछ समथिंग एक्स्ट्रा। क्या है ये? यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का एग्जाम होता है 6 जनवरी को। अब जाके निकलती है उसकी ऑफिशियल आंसर की और चैलेंज करने का मौका। उसकी PYQA कह सकते हैं, मतलब क्वेश्चन एनालिसिस की कहां से आया है। और इट इज नॉट ए नॉर्मल वीडियो लाइक यूजुअल। यदि आप पुनः आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉल साइंस हेल्प चैनल पे। यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको बहुत बधाई, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं एक ऐसे चैनल पे जो सोशल साइंस, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस को एक नई तरीके से नॉलेज शेयर करता है, आपको एक कम्युनिटी में बांध करके। एक छोटा सा प्रयास डिफरेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट की पॉलिटिकल साइंस की जो पेपर है दिसंबर 2024 को, उसको एनालाइज करने की, समझने की कहां से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के और कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो यूजफुल होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। लेट अस बिगिन। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, यदि आप गलती से देख रहे हैं और आप CUET PG 2025 एग्जाम ले रहे हैं जो मार्च में होने वाली है, तो आपके लिए गोल्डन अवसर है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनगोइंग बैच, जिसमें आपको मिलता है ये सब, जब सभी मेंबर को, क्योंकि सब रिकॉर्डेड है, कुछ भी आप मिस नहीं करते। ये मत समझिए कि आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कुछ भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि सभी कुछ रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नेम, टेलीग्राम ID, मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। इसका जो डिटेल है वो आपको कई जगह अन्य भी मिलेगी, कम्युनिटी टैब पे भी और पॉल साइंस हेल्प के टेलीग्राम चैनल पे भी। ये है बुक्स जो आप लोगों ने जिसको बहुत पॉपुलर बनाया है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लूज आउट कर रहे हैं। ये सब बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गोल्डन बुक हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट में मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये सभी जो हैं किंडल वर्जन में अवेलेबल हैं, जिसमें कि कई लोग कहते हैं कि सर हमें परेशानी होती है, कोई प्रिंट नहीं करती। गेट आउट ऑफ दैट। अब जमाना प्योरली ऑनलाइन का है, आपको उसमें फायदा है। आपको पता भी नहीं है कि बुक को पब्लिश करने में क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने कोशिश की है, और कितना कॉस्ट स्केलेट होता है, और वो सब बिचौलियों के हाथों में जाता है। उन सब के लिए एक ही साधन है कि हम और आप मिल करके उसको, चेन को तोड़ें और ऑनलाइन वर्जन पे चले जाएं। ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है यही ऑनलाइन है, इसलिए मैंने इसको ऑनलाइन ही केवल रखा है। आप बहुत एंजॉय करेंगे उसके फीचर्स को। यूट्यूब में वीडियो देखिए कि किंडल को के फीचर्स को कैसे यूज करें। और ये सब के जो बुक के जो क्लिकेबल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। सीधा आप मतलब डालेंगे तो आप उस साइट पे अमेजन के पहुंचेंगे, और वहां से आप नॉमिनल कॉस्ट पे इसको परचेज कर सकते हैं। अब आइए, जो 100 क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस के, बहुत तेजी से देखें। मैंने बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दिया है, क्योंकि देने लायक है भी नहीं। मैं बेसिकली फोकस करना चाहता हूं कि क्वेश्चन कहां से आया है और किस लेवल का है, जिससे कि लास्ट के स्लाइड में मैं आपको एक टेबल के थ्रू बताना चाहता हूं कि इंडियन पॉलिटी से कितने, IR से कितने, CP से कितने, लाइक दैट, एंड किस लेवल के, और कैसे तैयारी करें और क्या कट ऑफ जाएगा, इस पे फोकस रहेगी। क्योंकि आपको तो पता है कि सभी स्टूडेंट को दे दिया गया है क्या उसका सही आंसर है, और कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करने लायक दिखता नहीं है जितना मैं देख पाया। यदि आपको कोई लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर उस पर मैं और रिसर्च करके आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर है, जो कि हर सेट में अलग अलग होगा। इस पे आप जान ही सकते हैं, इसके क्वेश्चन के आईडीज जा सकते हैं, तो इसका कोई खास मायने है नहीं। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज, और यहाँ पे देखिए हर में मैंने लिख दिया है कि ये इंडियन पॉलिटी जो है उससे, ये उस थीम से रिलेटेड है, और इसका जो लेवल है वो ईजी है। मैंने लिखा है ईजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट। तो ये 3 लेवल मैंने हर में दिया है, तो उससे आप जान सकते हैं। और ये इस बेसिस पे दिया है क्योंकि मैं तो बैच भी काउंसिल करता हूं, तो मुझे जो लगा है, ये सब्जेक्टिव है कि कौन इजी है, कौन मीडियम, टफ। मैंने अपनी तरह से जितना स्टूडेंट को जानना चाहिए उस बेसिस पे इसको जज किया है। आप मुझसे डिफर कर सकते हैं। The 74th Constitutional Amendment Act is intended for, we all know कि 73rd जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, 74th जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्या हो सकता है? इजी, डैम इजी, उसको आप लड्डू कह सकते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से है। अरेंज द फॉलोइंग, इंडियन पॉलिटी जब मैं कहता हूं तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इंक्लूडेड है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट एज पर देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ये भी एक घिसा पिटा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कि तेलंगाना के बाद में तो कोई स्टेट नहीं बना है 2014 में, तो सी से अंत होना चाहिए। और कैन यू बिलीव कि केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें सी से अंत होता है, इसीलिए ये लड्डू क्वेश्चन है। आपको बाकी जानना भी नहीं है कि किस क्रम में है। सोचिए क्या, और ऐसे ही सारे पेपर इसमें इस तरह से ही भरे हुए हैं, इसलिए सही आंसर है ABEDC। बाकी का आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि कब बने हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सभी स्टेट के फॉर्मेशन ईयर पता होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो है ये IR से है, ये मीडियम लेवल का है। इसमें जो है ये भी बहुत घिसा पिटा है, मैंने अपने गाइड से लेकर हर जगह दिया है कि जो 5 न्यूक्लियर स्टेट हैं
और इंडिया भी इसमें शामिल है, 5 के अलावा इसमें एक को तो छोड़ भी दिया गया है, यूके को। वो कब कब जो है न्यूक्लियर बने हैं, हम सबको पता है कि यूएसए 45 में बन गया, यूएसएसआर 4 साल बाद, और उसके बाद जो है 60 में ही जो है फ्रांस बना, और चाइना ने 64 में कर लिया था। ये दोनों डेट इसमें गलत दिए गए हैं, और इंडिया ने 74 में पोखरान में किया, फिर 98 में। तो डेफिनेटली सी और डी जो है रॉन्ग है। इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा तो सी और डी को यदि आप निकाल देते हैं, यहाँ पे नॉट मैच्ड प्रॉपर्ली, ये ध्यान दीजिएगा, ये इसमें भी कई स्टूडेंट जो है वो करेक्ट मतलब कि मैच प्रॉपर्ली देख सकते हैं। तो नॉट में आप केवल सी और डी जो है वो गलत है। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन, लेकिन फिर मैंने मीडियम दिया है क्योंकि डेट की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी से ही है, मीडियम लेवल मैंने जज किया है। इसमें जो है आपको डिफरेंट जो अमेंडमेंट्स हैं उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। मुझे तो अब याद रहता है बिकॉज मैंने आपके लिए इतना ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन यदि आपने भी पढ़ा हो तो आपको पता है कि स्पेशल प्रोविजन जो दिल्ली का है 239 ए जो आर्टिकल है, ये 69th अमेंडमेंट से आई थी। और ये जो है ई जो है, जो 15% कैप लगाते हैं मिनिस्टर होने के लोकसभा कि, ये 91st से आई है। ये सब मुझे याद रहता है, आपको भी याद होना चाहिए। और ये बहुत पहले हो गई थी, 26 अमेंडमेंट से प्रीवी पर्स जो है उसको गायब हटा दिया था इंदिरा गांधी ने। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है 26 अमेंडमेंट। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 97th अमेंडमेंट है 2011 में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेशन, इससे ज़्यादा लेटेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता है, ये तो 106th अमेंडमेंट है। तो यदि देखें तो डी से अंत होना चाहिए, डी से अंत होता हुआ दो ही है, इसका मतलब ये दो तो ऐसे ही गायब हो गया। अब इसमें देखिए ये दोनों सी से स्टार्ट होता है, इसका मतलब कि प्रीवी पर्स से पहले कुछ नहीं हुआ है। तो ए और ई में देखिए स्पेशल प्रोविजन दिल्ली का 69th अमेंडमेंट, और जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो कैप किया गया था वो 91st अमेंडमेंट। तो डेफिनेटली क्या होगा, पहले ए आएगी फिर ई आएगी। इसमें तो ए ई है, लेकिन इसमें ई ए है, इसका मतलब ये गलत हो गया, और इस तरीके से सही हुआ। तो ऐसे ही आपको क्रैक करना है, ना कि ब्रूट की सभी का हमको जानना है। आप लॉजिक लगा करके कीजिए कि कौन सबसे पहले होगा कौन सबसे बाद होगा। इस बेसिस पे इसको मैं मीडियम में रखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से ही है। एमसी राजा ऑफ मद्रास वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ, ये इसको मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन रखता हूं क्योंकि अब गेस करना मुश्किल है। आप कह सकते हैं कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट कांग्रेस के तो हो नहीं सकते, WC बनर्जी थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के क्यों होंगे? ऑल असम राजा जो हैं वो साउथ इंडिया के दिखते हैं, तो ये असम के नहीं होंगे। तो आप गेस कर सकते हैं कि ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के थे, और सही भी यही है, लेकिन फिर भी मैंने डिफिकल्ट में रखा है। कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम, घिसा पिटा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। 57 अरेंज द फॉलोइंग इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये आईआर कह सकते हैं, आईआर का ट्रिविया कह सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो मेजर इवेंट हुए हैं, लाइक चार्ल्स वन इज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट पिटिशन ऑफ राइट। लेकिन इसको देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया। आप यहाँ पे देखिए कि मैग्ना कार्टा है, ये 1215 में होता है। मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया, इससे पहले इसमें कोई नहीं होगा। आप ऐसे भी देखेंगे सब 16 17 सेंचुरी ऐसे है, 18 सेंचुरी। तो सी से जो है स्टार्ट होना चाहिए, सी से स्टार्ट होता हुआ केवल दो ही है, इसका मतलब ये दोनों गायब हो गए। अब इसमें देखिए ये डी से स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है। डी और बी में चलिए हम लोग देखते हैं कौन पहले आएगा। डी जो है बिल ऑफ राइट इन ब्रिटेन है, और बी जो है फॉकलैंड वॉर। हमें पता है कि फॉकलैंड वॉर बहुत हाल में हुआ है। ये मतलब जब डीकोलोनाइजेशन हो गया है उसके बाद भी कुछ कुछ जगह जो इन्होंने रखा हुआ, तो उसमें फॉकलैंड था अर्जेंटीना के ऑफ द कोस्ट, और उसको लेकर अर्जेंटीना इसमें 90s में कुछ हमें लगता है लड़ाई हुई है। तो बी बहुत बाद में आएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले जो है डी आएगा फिर बी आएगा। अब इसमें यदि आप देखिए तो डी बी तो सही है, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो पहले बी और डी है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, ये सही है। इस लॉजिक से ऐसे आप क्रैक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईआर एनवायरमेंट से है। इसमें ये आपको डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें जो बहुत सारे डेट हैं आपको पता नहीं होगा। चेरनोबिल हम लोग को याद रहता है 86 में है, ये हम लोग को हमेशा याद रहता है। और भोपाल जो है 84 में भोपाल गैस ट्रेजेडी है। तो ऐसे देखें तो पहले जो है डी आएगी और ई आएगी, लेकिन उससे काम बनता नहीं क्योंकि डी ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, और डी यहाँ पे, इससे कुछ बना नहीं। तो आपको कुछ और पता होना चाहिए। देखिए पब्लिकेशन ऑफ रियो डिक्लेरेशन, तो रियो जो समिट हुई है उसके बाद एजेंडा 21 आया है, रियो डिक्लेरेशन 1992। यदि इसको हम देखें तो पहले बी और फिर बाद में ई आया है। तो बी पहले ई आया है क्योंकि 86, और बी जो है वो रियो बाद में आया। तो ई बी चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए हमें कट जाता है, ये बी ई है, गलत हो गया। ये बी ई है, गलत हो गया। ये ई बी है तो सही है,
और ये भी EB, तो इसका मतलब हमने 50-50 गेम खेल लिया इससे। अब देखिए D जो है पहले हुआ है और B जो है बाद में हुआ है, तो DB, चलिए DB से देखते हैं इसमें, तो DB यहाँ सही है और यहाँ पे भी DB, तो इससे कुछ बना नहीं। तो अब आपको यहाँ आके आप फंस जाएंगे कि आपको पता होना चाहिए ग्रीन पीस कब फाउंडेड हुआ है और मिनी माता कन्वेंशन कब हुआ है मरकरी पे। तो ग्रीन पीस जो है 71 में ही फाउंड हो गया था, इसका मतलब कि ग्रीन पीस बहुत पहले हुआ है, तो C से स्टार्ट होता हुआ। तो यहाँ पे जो है 71 में, तो चूंकि C से स्टार्ट होता हुआ आप देखें तो यहाँ पे C से स्टार्ट हो रहा है और ये D से स्टार्ट हो रहा है, भोपाल से पहले जो है ग्रीन पीस फाउंड हो गया है, इसलिए ये सही होगा। तो ये इसलिए ये डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत दूर के लेवल तक आपको जानना है। यहाँ पे मैंने सबका डेट और थोड़ी थोड़ी इसके बारे में जानकारी दी है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसको CP बोलता हूँ, जो मैंने कैटेगराइजेशन किया उस पर भी आप डिस्प्यूट कर सकते हैं कि सर ये यहाँ नहीं होगा वहाँ होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन चलिए मोर और लेस। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, CP मतलब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मीडियम लेवल का क्वेश्चन मैंने जज किया है। साउथ अफ्रीका हेल्ड इट्स फर्स्ट नॉन रेशियल इलेक्शन इन, इसको हम लोग कई लोग ऐसे समझते हैं कि 90s में वहाँ पे अपार्थाइड खत्म हुआ, रेशियल जो सेग्रीगेशन था उसके बेसिस पे, और जो नेल्सन मंडेला जो है बाहर आते हैं जेल से, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस चुनाव जीतती है, तो 93-94 में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन 94 इज ए लैंडमार्क ईयर जहाँ पे कि ये हुआ था, इसलिए मैंने मीडियम लेवल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में WPT से इसको काउंट करता हूँ। हु सजेस्टेड दैट bourgeoisie's assumptions and values needed to be overthrown by the establishment of a rival proletarian hegemony, counter hegemony, and the manufacture of consent। ये सब देखते ही मैन्युफैक्चर ऑफ कॉन्सेंट और हेजेमनी, आपको केवल एक ही थिंकर याद आना चाहिए, एंटोनियो ग्राम्शी। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि ये जो फ्रेजेज हैं उससे रिलेटेड, इस पे बहुत कुछ चर्चा की जा सकती है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी छोड़ रहा हूँ। इजी क्वेश्चन WPT। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है IR से कहा जा सकता है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये कहते हैं कि रियलिस्ट इसमें से कौन नहीं है, नॉट एसोसिएटेड। ध्यान दीजिएगा, इस पे भी कई स्टूडेंट एसोसिएटेड पढ़ लेते हैं, तो इसमें देखेंगे तो विड्रो विल्सन, इमैनुअल कांत बिल्कुल टिपिकल लिबरल थिंकर हैं, तो DE तो हो ही नहीं सकते हैं, तो DE जो है वही नहीं होंगे, बाकी सब रियलिस्ट हैं। स्टीफन वोल्ट, मेर्सी एमर, केनेथ वॉल्श, जिसमें से केनेथ वॉल जो है वो फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल न्यू रियलिज्म, ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म है। जॉन मेर्सी एमर is a very famous thinker of offensive neorealism, and Stephen Walt also realist या न्यू रियलिस्ट। 62 जो है इंडियन पॉलिटी से है, और ये 4 स्टेटमेंट देते हैं, 5 स्टेटमेंट, और आपको ये कहते हैं कि फेडरल फीचर इसमें से कौन सा जो है फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको खोजना है कौन नहीं है। तो आप देखेंगे कि ऑल स्टेट्स हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा में बिल्कुल गलत है, तो ई को एलिमिनेट कर दीजिए तो खत्म हो गया। द रेसिडुअरी पावर स्टेट के साथ नहीं है, सेंटर के साथ है, ये भी गलत है, हमारे फेडरलिज्म का उल्टा यहाँ दिया है, तो डी को भी खत्म कर दीजिए, तो एक ही बच गया ABC। अब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट जो है मैंने WPT इसको कैटेगराइज किया है, इसमें भी हेगल के बारे में 5 स्टेटमेंट, और पहला ही स्टेटमेंट जो इन्होंने इस पेपर को इतना इजी बनाया है, कुछ भी लिख दिया है जिससे कि आप उसको एलिमिनेट कर सकें। जैसे पहला स्टेटमेंट कहते हैं कि हेगल पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। कब जो है 18th सेंचुरी में या 19th सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज की बात होती थी, तो ये तो ए को हटा दीजिए, तो ए सब हट गया, इसका मतलब कि बाकी तो ये सही होना ही है, तो BC-D केवल पढ़ लीजिए। मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को तेजी से खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन हेगल के बारे में जो 4 अच्छी बातें हैं उसको पढ़ लीजिए, आगे यूज होगा। डैम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी का ट्रिविया जैसा है कि जो प्रेसिडेंस होती है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, मान लीजिए कि लाल किला पे झंडा फहराया जा रहा है, तो कौन आगे बैठेंगे कौन पीछे, इस तरह के टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बहुत बार इसको फॉलो किया जाता है। प्रोटोकॉल में जब कहीं कोई अशोका हॉल जो राष्ट्रपति भवन में वहां पे शपथ ग्रहण है, तो कौन आगे कुर्सी बैठेंगे पीछे, इस तरह के लिए ये सब VIP कल्चर है, इन सबको हम लोग ऊपर जाना चाहिए इससे। लेकिन फिर भी चलिए, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस बनी हुई है, उसमें कौन हायर है कौन लोअर है, तो ये थोड़ा सा ट्रिविया है, कई लोग कौन इसको देखता है। वी ऑल नो कि प्रेसिडेंट सबसे ऊपर है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, लेकिन उसके बाद सब गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आपको याद रखने को फोर्स करता है, इसलिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और इसमें जो सबसे ऊपर जो है पहले वाइस चेयरमैन और नीति आयोग, पहले तो प्लानिंग कमीशन होते थे, ये जस्ट ऊपर हैं, और उसके नीचे जो है होल्डर ऑफ भारत रत्न है, तो D से ऊपर कोई नहीं है, तो D से स्टार्ट होता हुआ केवल चूंकि एक ही है, इसीलिए ये वैसे तो आसान लगता है, लेकिन ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कैसे ही तो मैं आपको बता रहा हूं। अदरवाइज आप क्या इस तरह से आप पढ़ते ध्यान रखते हैं क्या, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो है उसको आप गौर से देखते हैं? नहीं तो आगे के लिए देख लीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट
ये भी जो है मीडियम लेवल का है, लेकिन ये डिफिकल्ट इसलिए नहीं है कि दिल्ली में जो हुई है फर्स्ट टाइम, दिल्ली में पहला जो है सेकेंड सार्क हुई थी वो तो बैंगलोर में हुई थी। दिल्ली में 1995 में हुई थी पहली बार सार्क समिट हुई थी, उसको बहुत लोग याद रखते हैं। यदि आपने उसको याद रखा है तो बी का 2 होगा, और बी का 2 केवल एक ही में है, इसके चलते ये क्वेश्चन जो है मीडियम हो जाता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। बाकी कब 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 हुआ है वो तो इतना याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन जो है आईआर का, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है डिफरेंट, उसको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से कुछ आपको पता नहीं है। जैसे कि एयर इंडिया फ्लाइट जो है, जो कनिष्का बॉम्बिंग कहते हैं, वो तो सभी जानते हैं कि 1985 में हुआ था। लेकिन मॉस्को थिएटर होस्टेज क्राइसिस कब हुआ था, जैसे 2002 में। और कैंप स्पीकर मैसाकेर जो है वो ये आईएसआईएस मिलिटेंट जो है 1700 इराकी सोल्जर को उन्होंने किल किया था 2014 में, तो हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन यदि आप ये जानते होते, इसलिए डिफिकल्ट है, तो ए डी होता, पहले ए फिर डी, और ए डी इसमें है, डी ए है, इसमें भी डी ए डी, चलिए इसमें तो ए डी है, इसमें ए डी है, तो इसका चलिए मैंने दे दिया है, मतलब ई से स्टार्ट होता हुआ, मतलब इससे पहले कोई नहीं है। और उसके बाद आप देख लीजिएगा, मैं इससे अधिक कुछ इसमें नहीं कहूँगा, ये डिफिकल्ट है। इस तरह के पार्लियामेंट अटैक हम लोग सब जानते हैं कि ये 2001 में हुआ है। अब चलिए अब हम थोड़ा आपके साथ एक्सरसाइज करते हैं। यदि हम जानते हैं कि बी 2001 में हुआ है, और हम जानते हैं कि ई जो है वो 1985 में, उसका मतलब पहले ई हुआ है और फिर बी हुआ है। चलिए ई बी देखते हैं। अब इसमें देखिए तो ई बी है, इसमें देखिए ई बी है, इसमें बी है, खत्म हो गया, इसमें भी बी है, तो ये खत्म हो गया 2। इसका मतलब है कि हम लोगों ने 50-50 गेम खेल लिया बस इस इंफॉर्मेशन से। अब ये दोनों में ई से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि ई सबसे पहले हुआ है, और उसके बाद यहाँ सी आता है, यहाँ बी आता है। चलिए सी को देखते हैं, सी टोक्यो, और बी जो है इंडियन पार्लियामेंट। यदि हमें पता हो कि टोक्यो सबवे सारीन अटैक जो है कब हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में, तो हम कर सकते थे, लेकिन इतना पता हम लोगों को होता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट है। इसका आंसर है फर्स्ट। 67 जो है मैंने इसको कैटेगराइज किया इंडियन पॉलिटी, इजी क्वेश्चन की प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर माइनॉरिटी का है। वो गारंटी जो दी गई है, ये ग्रुप की को राइट दिया गया है अपने कल्चर को मेंटेन करने का। किस आर्टिकल कहता है, तो आर्टिकल 29 आप यहाँ पढ़ सकते हैं। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 29 एंड 30 दोनों ग्रुप राइट हैं, कल्चर लैंग्वेज अपने इंस्टीट्यूशन सबको चलाने, प्रिजर्व करने और बनाने का, कल्चरल राइट, ग्रुप राइट। आर्टिकल 29, ये क्वेश्चन कितना इजी है आप इस लेवल से समझ सकते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाता है, और 10th शेड्यूल जो होता है वो किस साल आया था। वी ऑल नो कि 1985 में राजीव गांधी के टाइम में आया था। डैम इजी क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश हुआ था, और सारे जो है अंग्रेजों के टाइम के हैं, इसमें 1866। वेरी डिफिकल्ट, आई वाज आल्सो नॉट नोइंग, नेट पे ये दिया हुआ है। ये जो है सुपर इजी डब्ल्यूपीटी का, इसमें इससे आसान क्या हो सकता है कि थॉमस हॉब्स को जैसे ही आप लेविथन से मैच करते हैं, और एक ही ऑप्शन में A4 है, बाकी किसी में है ही नहीं, बाकी तो आप मैच कर लीजिएगा, उसके बिना किए आगे मत बढ़िएगा। खास करके नियोमी क्लिन की जो बुक है ऑन फायर, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, इस तरह के अननोन बुक्स को। डैम इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि एक ही से क्रैक होता है। पेडलेंटन एक्ट जो है सिविल सर्विसेज में मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट होगा, ये आया था 1883 में, क्योंकि उसके पहले वहाँ पे स्पॉयल सिस्टम था जिसको जैक्सोनियन सिस्टम कहते हैं, उस पर एक राष्ट्रपति मिस्टर गारफील्ड की हत्या भी हो गई थी। तो ये सब मैं कितनी बार लोग बताता रहता हूँ, और ये A4 से जो है सीधा ये क्रैक हो जाता है, बाकी को आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह ये पूछा जाता है। हॉथरिनियन स्टडी से भी आप इसको क्रैक कर सकते थे। डैम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं IR को मानता हूँ, आईआर का ये क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल का है, क्योंकि ये पूछ रहे हैं हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। यदि आपने थोड़ा बहुत भी जो यदि आपने WTO के करंट जो डायरेक्टर जनरल थे उनके बारे में थोड़ा भी पढ़ा हो, तो हमेशा आता है कि वो फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट अफ्रीका से हैं, नोगजी ओकॉन्स एवेला। तो ये क्वेश्चन आसान होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने इसको मीडियम दिया है, इजी क्वेश्चन। ये 73rd जो है ये डिफिकल्ट है। ये पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है एक गैप के बाद, पहले वो 2016 से 20 तक बने, फिर 20 से 24 नहीं रहे, और फिर 24 बने, इस टाइप के एक गैप के बाद कौन से प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि वहां 2 ही बार री इलेक्ट हो सकते हैं, तो ये गैप के बाद होने वाले वो पहले नहीं है, दूसरे हैं। कौन पहले कौन थे, ये बेहद डिफिकल्ट है। हम लोग इतने क्यों याद रखें किस US प्रेसिडेंट का क्या कैसा रहा,
तो ग्रोवर क्लीवलैंड जो है उनके बारे में मैंने लिखा है, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। रशियन मार्क्सिस्ट थिंकर एंड रूलर व्लादिमीर लेनिन कब डेथ हुआ था? पहले इन्होंने पूछा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डेथ कब होता है। आई डोंट नो, इस तरह के क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब होता है, लेकिन चलिए ये कई लोग याद रखते हैं क्योंकि 1924 एक बहुत ही इवेंटफुल ईयर था, क्योंकि यहाँ पे उनकी डेथ होती है और स्टालिन जो है चार्ज लेते हैं इस चलते। तो 1924 मीडियम लेवल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में भारी लगता है कि सार्क के सेक्रेटरी जनरल कौन है और कब उनका टेन्योर है, लेकिन इसलिए ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि आपको फर्स्ट केवल याद रखना है, और वो अबुल हसन थे। मैंने कई जगह बताया है। तो यदि अबुल हसन फर्स्ट थे और ये 1-2 साल बाद सेक्रेटरीट काठमांडू में बनता है, 85 में स्थापित होती है सार्क, तो इसको आप गेस कर सकते हैं। गेस क्या, आपको पता होगा कि इससे पहले और कोई नहीं है तो अबुल हसन, और इससे ये क्रैक हो जाता है ए के 3 से। इस चलते ये उतना डिफिकल्ट नहीं, मैंने मीडियम लेवल रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। गुलाम सरवर अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है, इससे भी आप कई क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पॉलिटिकल थ्योरी, मैंने इसको मार्क किया है, और इसमें आप ई पे आइए क्योंकि ये पूछ रहे हैं कौन से करेक्ट है। तो इनकरेक्ट, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा करेक्ट हैं। तो हिस्ट्री ऑफ ब्लैक वुमेन इन यूएस हैज बीन नरेटेड फर्स्ट बाय ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग एक बच्ची है जो क्लाइमेट चेंज के लिए एक्टिविस्ट और बहुत पॉपुलर हो गई। उसका क्या ना था, ब्लैक वुमेन और हिस्ट्री से, तो बिल्कुल ये उटपटांग है। तो ई एकदम गलत है। ई को यदि हम एलिमिनेट करते ही ये क्वेश्चन ही क्रैक हो जाता है। इससे सुपर इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? बाकी ये सब बहुत ही इवेंटफुल हैं और बहुत ही अननोन भी इसमें से कुछ हैं, लाइक सेनेका फॉल कन्वेंशन हम लोगों के लिए 19th अमेंडमेंट नहीं है। तो लेकिन इन सबको पढ़ लीजिएगा और बिना पढ़े हुए अपने नोट में अपडेट किए हुए आगे मत बढ़िएगा। ये भी डैम इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं इसमें अंटार्कटिका ट्रीटी 1959 में, और ए का 1 केवल एक ही में है। अब एक ही से क्रैक हो जाता है। वैसे ये सभी जो है मैच्ड है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो आउटर स्पेस। तो अगेन अपने नोट को अपडेट किए हुए आगे मत बढ़िएगा, एलटीबीटी एंड ऑल। और याद रखिए कि इंडिया ने जो साइन किया है ट्रीटी न्यूक्लियर से, केवल एलटीबीटी ही किया है, ना हम लोग ने सीटीबीटी किया है, ना एनपीटी किया है। Who wrote the book article Civil Disobedience? WPT से मैंने लिया है, WPT को कैटेगराइज किया है। और सिविल डिसोबीडियंस बुक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं हमेशा पढ़ाता हूं कि गांधी जी को जो कुछ इंस्पिरेशन मिला था, जॉन रस्किन से मिला था ऑन टू द लास्ट, एंड थोरू से मिला था, हेनरी डेविड थोरू, जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस वर्ड ही कॉइन किया था। उन्होंने बुक लिखा था सिविल डिसोबीडियंस ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस 1849 में, और उसी को उन्होंने सत्याग्रह के फॉर्म में लिया गांधी जी ने। तो इसलिए हम लोग सब इसको जानते हैं, आईपीटी में भी पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी मैंने मीडियम में मार्क किया है कि यदि आपको ये पता ना हो तो। 79 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाज अनाउंस्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये डिफिकल्ट है क्योंकि नेट पे डिफरेंट डेट मिलता है। कोई 24 कहता है, कोई 22 कहता है, कोई 30 भी 35 भी कहता है। तो चलिए 2020 में, मुझे भी लगता है कि आफ्टर द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कह लीजिए एक तरह से चौरा चौरी के बाद, गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट शुरू किया कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, सेवा दल, वो गांव गांव में चले जाए, वहां पे चरखा, खादी और सेल्फ रिलायंट, नई तालीम, इस टाइप की चीज से हम इंडिया को एनर्जाइज करें। वो असली जो है हमारा इंडिपेंडेंस होगा। 1922 कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। यहाँ पे जो है मैच करना, इसलिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि एशियन ड्रामा जो स्वीडिश इकोनॉमिस्ट गुनार मेर्डल की बुक है, वो इतनी फेमस है। उसमें इंडिया को उन्होंने सॉफ्ट स्टेट कहा था। ये कितने ही एग्जाम में आ चुका है। तो यदि आप ए से 1 को मैच करते हैं तो ये क्रैक हो जाता है, और इस चलते ये बेहद आसान है। लेकिन बाकी को भी मैच करके और अपने नोट को अपडेट करके आगे बढ़े। Who wrote the book The Functions of Executive? बेहद आसान, we all know Chester Bernard. Who among the following is the first to coin the catch-all party? We all know, very easy question, Otto Kirchhammer. इसका मीनिंग आपको पता है, आजकल सभी जो है कैच-ऑल पार्टी है, मतलब हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को हमें जो है कुछ ना कुछ देना है। बीजेपी अभी देखिए कैसे कल के बजट में मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करती है, उसके पहले गरीबों के लिए कितने सारे स्कीम चलाई, कॉर्पोरेट को भी जो है कुछ फायदा पहुंचाती, कॉर्पोरेट टैक्स कम करके। तो हर सेगमेंट को हमें आगे बढ़ना है। एक समय में कांग्रेस वाज लाइक दैट काइंड ऑफ पार्टी, अब जो है बीजेपी भी उस तरह की पार्टी। इनफैक्ट सभी पार्टी आजकल मॉडर्न पार्टी कैच ऑल पार्टी है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो सी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं होती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म का है, तो सी को हटाते ही आपका ये क्वेश्चन ही क्रैक हुआ था। इसका मतलब केवल ए और बी है, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, ना कि नॉमिनल हेड। यहाँ पे जो स्टेट का हेड होता है वो एकदम फंक्शनल हेड होता है, और फ्यूजन इसमें नहीं होती है। ये सब तीनों पार्लियामेंट्री फॉर्म के फीचर हैं। Who is the proposed secretary of state in Donald Trump? अभी तो आपने इनका नाम काफी सुन लिया होगा, मार्को रूबियो का, लेकिन उस समय में ये डिफिकल्ट था।
अभी से 20-25 दिन पहले, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है डोनाल्ड ट्रंप की टीम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहें तो ये फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका के, वहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको नाम दिया जाता है। 85 में जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर है, वो किस पार्टी को बिलोंग करती है, ये बहुत न्यूज में रहा है, मोदी जी भी वहां गए हैं, क्योंकि एक फार राइट पार्टी है और इटली को भी रूल कर रही है। तो जो फार राइट का जो उदय हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। तो ब्रदर्स ऑफ इटली की है जॉर्जिया मेलोनी। करंट इवेंट से आप इसको समझ सकते हैं, एक ही ये दोनों क्वेश्चन करंट इवेंट का, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आईआर में आपको करंट इवेंट से आता है। हु रोट द बुक वन डायमेंशनल मैन, ये तो इतनी बार यूजीसी नेट में ही पूछा गया है कई बार। हर्बर्ट मार्क्यूस जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल के बहुत प्रोमिनेंट थिंकर हैं। वन डायमेंशनल मैन बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि ये उस समय लिखी गई थी जबकि कोल्ड वॉर का टाइम था, दोनों मतलब खेमे में बंधे हुए कम्युनिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी या लिबरल कैपिटलिज्म, और कैसे जो है आपको जब इतनी आइडियोलॉजिकल डिवाइड हो जाती है वर्ल्ड में, तो एक इंडिविजुअल चाहे दोनों कैंप में हो कैसे वन डायमेंशनल मैन बन जाता है। मतलब हमें बिल्कुल उस बैल की तरह बना दिया जाता है जो इधर उधर आइडियोलॉजिकली जो है डेविएट नहीं कर सकते हैं, या तो आप लिबरल कैपिटलिस्ट हो या कम्युनिस्ट हो। वन डायमेंशनल मैन, हर्बर्ट मार्क्यूस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ मैच करेक्टली, तो इसमें यदि आप देखें तो ये सब पॉलिटिकल थ्योरी कहा सकता है, इसमें सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फासिज्म, सपोर्ट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या फासिज्म कभी इसको सपोर्ट कर, फासिज्म टोटलिटेरियन है, कोई फ्रीडम नहीं मिलती है, सिविल लिबर्टी नहीं मिलती। तो डी को आप हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए। डीप इकोलॉजी जो है वो तो सही है कि रिजेक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिज्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आइए, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट ओनली, उल्टा लिखा है, डेवलपमेंट दैट नॉट ओनली मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट बट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इंटरजेनरेशनल इक्विटी या जस्टिस का भी इसमें ध्यान है, तो ए को भी हटा दीजिए, तो आपको यहाँ क्रैक हो जाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक नॉट एसोसिएटेड विद प्रिज्मेटिक सोसाइटी। रिग्स के प्रिज्मेटिक सोसाइटी को याद कीजिए, सेलेक्टिविज्म है, सेलेक्टिव जो है रूल एप्लीकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। अटेनमेंट है, अचीवमेंट नहीं है। इन दोनों में डिफरेंस जो है ऐसा है कि अटेनमेंट का सबसे अच्छा है कि एक एग्जाम आप पास करते हैं आईएएस का और उसका जीवन भर आपको उसके चलते पोजीशन मिलती है। यूएस या डेवलप्ड कंट्री में अचीवमेंट से होता है, मतलब आप जिस पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपकी अचीवमेंट क्या है, अटेनमेंट नहीं, अचीवमेंट। यूनिवर्सलिज्म जो है वहां पे है, मतलब कोई भी रूल रेगुलेशन यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, सेलेक्टिवली या पर्टिकुलर वे में नहीं होती, यहाँ पे पर्टिकुलर वे में होती है। यूनिवर्सलिज्म जो है वो नहीं है। इसका फीचर पॉली फंक्शनलिज्म है, मतलब कई एक स्ट्रक्चर बहुत सारे फंक्शन करते हैं और एक ही फंक्शन के बहुत स्ट्रक्चर है, ओवरलैपिंग है, हेट्रोजेनिटी है। So universalism, separate representation to the Muslim community was provided by, ये इतना आसान क्वेश्चन है। we all know कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है मोरले मिंटो रिफॉर्म के बाद जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 थी उसमें दिया 1909 उसमें दिया गया था। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। एक मैंने क्वेश्चन देखा था कि कौन सा एक्ट कहा जा सकता है प्री इंडिपेंडेंस में जो कन्वर्ट होता है इंडियन पार्लियामेंट को बनाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टीमेटली। तो उसका आंसर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि यहीं से जो है सीधा सॉवरेन पावर इस्तेमाल क्राउन ब्रिटिश करने लगता है। और पहली जो एक्ट आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी के बाद जो है दूसरी एक्ट आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर थर्ड आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1819, टू फोर्थ आती है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, फिर फिफ्थ आती है 1919 मॉडल मॉन्टेग चेस्टनट रिफॉर्म, और सिक्स आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आता है। तो ये भी जान लीजिए। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को माना जाता है कि इसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत की थी, जहां म्यूनिसिपैलिटी और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरेस्ट ग्रुप, उनको ये अधिकार दिया गया था कि अपने आप मेंबर को खुद नॉमिनेट करके या इलेक्ट करके जिस भी मेथड से आप जो है गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दे सकते हो। वहां से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। और फिर डायरेक्ट इलेक्टोरेट जो है, डायरेक्ट इलेक्शन जो है, पॉपुलर इलेक्शन, वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 शुरू हुआ, जहां पे कि 9-10% पॉपुलेशन को सीधा वोटिंग की फ्रेंचाइजी राइट दी गई थी। ये सब आपको पता होना चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कमिटी ऑन पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की है। सब बिल्कुल आपको याद हो जाएगा यदि आप उस जोन में होंगे, जैसे मैं हमेशा देखता रहता हूँ। जीवीके राव कमेटी प्लानिंग कमीशन ने 1985 में इस्टेब्लिश किया था। अशोक मेहता कमेटी जनता पार्टी ने 1978 में। एलएम सिंह भी राजीव गांधी के टाइम में हुआ था 86 में, और पीके थुंकर मुझे लगता है 1998 में हुआ था थुंगन कमेटी। इस बेसिस पे आप सबको कर सकते हैं, लेकिन कई तरीके से आप देखिए, जैसे कि सीबी पहले जो है अशोक मेहता कमेटी 78 और फिर बी जो है जीवीके राव 85। तो सी बी को यदि आप देखें तो यहाँ बी सी है, खत्म हो गया, यहाँ पे बी सी है,
यहाँ पे CB है, यहाँ CB, इसका मतलब 50-50 गेम आपने जो है खेल लिया। अब यहाँ A और C है, तो A है बलवंत राय मेहता और C है अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता पहले आएगा, इसका मतलब कि A वाली सही है, तो A। तो इस बेसिस पे, इस तरीके से आप एक ही दो जानने के मतलब कारण ही आप क्रैक कर सकते हैं। आपको पूरा जानने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा भी जानता हूं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। Identify the correct statement. Savarkar argued that revolt of 1857 of India's first war. तो चलिए क्यों हम पढ़ें सही को, क्यों ना यहाँ आए, बाल गंगाधर तिलक was the moderate leader। इससे आसान क्या हो सकता है, वही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल के थे। तो डी को आप उड़ा दीजिए तो डी 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 और आपको ये क्रैक हो जाता है। बाकी आप पढ़ के आगे बढ़िएगा, मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ। Which among the following was not a part of self-respect movement initiative? अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेयर 2 क्वेश्चन। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट जो है EV रामास्वामी नायकर पेरियार ने साउथ में शुरू किया था, द्रविडियन मूवमेंट का एक पार्ट था। उसका क्या क्या पार्ट हो सकता है? अब यहाँ ये ज्वाइनिंग कांग्रेस टू सपोर्ट नेशनल गवर्नमेंट, आपको पता है कि तो बहुत जल्द कांग्रेस से अलग होकर जस्टिस पार्टी उन्होंने बनाया था, बाद में DK बनाया था। तो कांग्रेस के सपोर्ट से क्यों नेशनल मूवमेंट चलाएंगे? बाकी सब आपको बहुत सही लगेगा। ड्रॉपिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट फ्रॉम द नेम, पंडित जो है मतलब ब्राह्मण जाति के नहीं होंगे, दूसरे भी जाति के पृष्ठ हो सकते हैं। न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू मैथोलॉजी एंड लाइक, ये सब हो सकता है। कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं। 93 देखिए, व्हेन द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 87 वाज अमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। बेहद डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको ना नेट पे जाके लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है जरूर पढ़ लीजिए, वो क्या काम करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। उस पर सुप्रीम कोर्ट भी काफी फोकस कर रहा है, तो इसको जरूर देखना चाहिए नालसा को, LSA को, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट को। तो ये 2002 में जो परमानेंट लोक अदालत बनी थी। डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये बहुत आसान है, बेहद आसान है IR का ये क्वेश्चन, क्योंकि नेहरू जी बहुत बार गए थे चाइना। उसमें 54 में गए थे, झाओवन लाई फिर 54 में आए थे, हिंदी चीनी भाई भाई, पंसील एंड ऑल, ये सब उसी साल हुआ था। तो A का 3, और देखिए A का 3 केवल एक में और एक क्रैक हो जाता है, बाकी को आप मैच कर लीजिएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, और अपने नोट को अपडेट करके आगे बढ़ जाइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितने सीट मिले 2014 में, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। सब बेहद मतलब सच ट्रिविया कि इसकी पुशिंग जरूरत नहीं है। कांग्रेस को कितने सीट मिले, इसको कितने सीट मिले, वी ऑल नो कि 44 मिले, और अगले 2019 में भी कुछ 50-54 सीट मिले थे, वी ऑल नो। अभी 99 मिले हैं, दिस ऑल्सो वी नो। 96 देखिए, इनकरेक्ट गैट और WTO के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए कि बोथ A and C आर करेक्ट। A and C को पढ़िए। 1948 से 1994 तक गैट जो है वो रूल बनाता था वर्ल्ड ट्रेड के लिए, और C कहता है WTO क्रिएट हुआ था 1 जनवरी 95 को। ये बहुत ही फेमस डेट है ये, तो A और C जरूर होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि इनकरेक्ट फैक्ट कौन सा है, इसका मतलब A और C नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है। A इसमें है, C इसमें है, C इसमें है, इसका मतलब एक ही बचा था। इसका मतलब D और E इनकरेक्ट है कि फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO का 2009 में नहीं हुआ होगा, और ये जो 28th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी 2024 में नहीं हुआ होगा, दिल्ली में तो हुआ भी नहीं है, तो गलत लगता ही है। लेकिन इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 97 देखिए, नमामि गंगे के बारे में है, जो कि इससे आप क्रैक कर सकते हैं कि ये मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है। तो 2006 में तो मोदी जी आए नहीं थे प्राइम मिनिस्टर में, तो बी डेफिनेटली रॉन्ग है। अब बी को मैं जैसे ही यहाँ एलिमिनेट करता हूँ, अब ये इनकरेक्ट ऑप्शन कहते हैं, इसका मतलब कि इनकरेक्ट ऑप्शन में बी जरूर होना चाहिए। तो बी जो है आपको कमाल लगेगा कि केवल एक ही ऑप्शन में बी है, इसका मतलब सीधा क्रैक हो गया केवल ये जानने से कि 2006 में ये जो है नहीं आया है। बाकी पढ़ लीजिए कि क्या गलत है, इसका बजटिंग का भी गलत था, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिए। Who coined the term possessive individualism? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता पॉलिटिकल थ्योरी या WPT में। CB मैकफर्सन, कैनेडियन लेफ्ट ओरिएंटेड थिंकर, जिन्होंने एक तरह से मार्क्सिस्ट एनालिटिकल मार्क्सिज्म को लिबरल डेमोक्रेसी से मिलाने की कोशिश की थी। द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। 99 इमरजेंसी पावर, ये भी एक घिसा पिटा क्वेश्चन है कि जो इमरजेंसी में प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का, वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? ये लिया गया है वाइमर रिपब्लिक जो थी जर्मनी की, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। वाइमर रिपब्लिक कब थी? हिटलर के आने के पहले और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो जर्मनी में रिपब्लिक बनी थी उसको वाइमर रिपब्लिक कहते हैं, उसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन को ही ध्वस्त करके उसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से जो है हिटलर वहां पे बने थे, एक तरह के फ्यूरर या प्राइम मिनिस्टर या चांसलर, लेकिन उसी को उन्होंने रौन दिया था। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने लिया था ये प्रोविजन। इसमें यह भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति जो है सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन 2021 को नहीं।
as per 44th constitutional amendment. Arrange the Director General of GATT WTO as per their tenure in chronological order. यदि हमें पता है कि ये करंट जो है नोगोजी और कोंजे हैं, तो ई से अंत होता हुआ केवल 2 ही है, इसका मतलब 50-50 तो एटलीस्ट आप खेल सकते हैं। उसके बाद तो आप टॉस करके, क्योंकि उसके बाद आपको पता नहीं होगा। लेकिन जैसे मुझे पता था कि पीटर सदरलैंड जो है बहुत हाल के बाद आए हैं, तो पीटर सदरलैंड जो है डी बाद में आए होंगे, और इसमें से कोई यदि लेंगे तो पहले आए होंगे। तो यदि हम ऐसे ले लें कि सी डी, तो इसमें देखिए सी डी है और इसमें जो है डी सी है, इसका मतलब कि ये सही होगा। तो इस तरीके से भी आप क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म। ये पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है। ट्रेडिशन, सोशल ड्यूटी, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व। लेकिन रिवॉल्यूशन और जेंडर इक्वलिटी कोई ऐसा पार्ट है नहीं, तो इसमें से नॉट एसोसिएटेड है, तो ए बी सी डेफिनेटली। लेकिन आप जैसे कि रिवॉल्यूशन को आप काटिए, डी को एलिमिनेट कीजिए, देखिए कैसे ये क्रैक हो जाता है, डी डी डी, और ये हो जाता है क्रैक। तो इस तरीके से आपको ना इस पूरे पेपर में आपको केवल टेक्निक से सॉल्व करना है, कोई बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको स्किल आना चाहिए, एलिमिनेशन स्किल, पिकिंग स्किल, 50-50 स्किल एंड लाइक दैट। 102 क्वेश्चन देखिए, राम मनोहर लोहिया एडवांस हिज थ्योरी ऑफ हिस्ट्री थ्रू हिज फेमस वर्क व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। ये बहुत ही फेमस है, मैंने अपने पीपीटी में इसको पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने उस पीपीटी का एक पार्ट यहाँ पे दे दिया जो पॉल साइंस हेल्प चैनल पे अवेलेबल है, आप आगे जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मजा आया था पढ़ने और पढ़ाने में इसको, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री देख लीजिए। ये जो है बेसिकली ये है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। काल चक्र, इतिहास चक्र एंड ऑल, कैसे उन्होंने कास्ट, क्लास और ऑसिलेशन का इन्होंने बहुत ब्रेन लगाया था। इन्होंने बहुत सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री लोहिया। 103 देखिए, आइडेंटिफाई ट्रू फैक्ट्स अबाउट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो आईआर का घिसा पिटा क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया कि सार्क फाउंडेड 1987। अब इससे आसान क्या हो सकता है, एक गलत ऑप्शन जो आपको हेल्प करता है। तो ई को एलिमिनेट जैसे ही मैंने किया, ई ई ई, तो ये क्रैक हो गया। इसके चलते ये पेपर पूरा बेहद आसान बन गया है। विच एक्ट प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। चूंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब है कि जरूर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट से हुआ होगा। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो देखा वहां पे टेन्योर लिखा हुआ नहीं है, ये टेन्योर छोड़ दिया गया था। केवल ये लिखा है कि हर 2 साल पे 1/3 मेंबर जो है रिटायर करेंगे, ये जरूर लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि 6 साल होगा। वैसे उसका मतलब 6 साल ही होता है, लेकिन फिर भी ये एक्सप्रेस वे में, एक्सप्लिसिट वे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में है। तो मीडियम मैंने रखा है, इजी भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये पॉलिटिकल थ्योरी का है। तो यहाँ पे देखिए कि डी स्टेटमेंट बाई जेएस मिल अपोज द राइट्स फॉर वुमेन। अब इससे आसान गलत ऑप्शन क्या हो सकता है? आपको पता है कि सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन्होंने लिखा है, उनको लिबरल फेमिनिस्ट माना जाता है। तो डी जो है बिल्कुल डेफिनेटली गलत है, डी डी डी, और ये हो जाता है क्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आईआर में देखिए, यहाँ पे अरेंज करना है लीडर का जो असैसिनेशन हुआ है कब किसका हुआ है। यहाँ पे देखिए ए बी से चलिए। पहले जो है जॉन एफ कैनेडी का आपको पता है कि 60s में हुआ है, और जियाउर रहमान जो है ये 80s में जो थे, क्योंकि उन्होंने सार्क के आइडिया दिया था। तो इसका मतलब ए बी होगा। यहाँ देखिए ए बी है, यहाँ ए बी है, लेकिन यहाँ भी ए बी है। ओके, तो यहाँ बी है, इसका मतलब है कि ये तो एक ही हमारा काम चला। तो इसमें अब आइए कि भंडार नायका वी ऑल नो, हमें पता है, वैसे ये जानना इतना आसान नहीं है कि ये 60s में प्राइम मिनिस्टर होती थी श्रीलंका की, और इसलिए ये मानी जाती है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो सी पहले आएगा। और ओलेफ पाल्म जो है 80s में स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर, इनकी हत्या की गई थी। बड़ी मतलब बहुत ही गलत था, क्योंकि वो बिना किसी सुरक्षा के साथ मूवी देख रहे थे और बाहर आए, उनको किसी ने गोली मारी। तो सी पहले, डी बाद में। चलिए सी डी से देखते हैं। यहाँ डी सी से ये उड़ जाता है, ये सी डी सही है, ये सी डी। तो इसका मतलब 2 तो हम लोगों ने उड़ा दिया। अब एक और देखते हैं। जियाउर रहमान जो है वो 80s में है, और ये तो पहले सी होगा फिर बी होगा। तो इसमें देखें तो सी बी तो है, और इसमें भी सी बी, इसमें जो है बी सी हो जाता है, सी बी। तो इससे काम नहीं बनता है। चलिए मैं सही आंसर मार्क कर देता हूँ, आप इसको मैच कर लीजिएगा बाकी। लेकिन इसलिए इसको मैंने जो है मीडियम से, चलिए इसको मैं डिफिकल्ट में डाल देता हूँ, लेकिन फिर भी आप कई परमुटेशन कम्बिनेशन से इसको जो है निकाल सकते हैं। चलिए एक और कम्बिनेशन यदि हम देखें कि डी जो है बाद में ए डी, यदि ए डी से चले हम, तो यहाँ ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है, उससे बात नहीं बनती है।
ई डी, किसी भी कॉम्बिनेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। आज तक रबिन भी जो है बाद में ही इनका हुआ है, काफ़ी बाद में, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। बट एनीवे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए ये भी आईआर का क्वेश्चन है, जो एक तरह से ट्रिविया जैसी क्वेश्चन है। इसमें आपको ये तो बिल्कुल पता होगी, गूगल जो है वो 1998 में लॉन्च हुई थी, तो 1 का ए, इससे ही जो है आपको 50-50 आप खेल लेते हैं। बी का 2 पहले ही इन्होंने दे दिया, इसका मतलब ये सही है ही कि फेसबुक 2004 में लॉन्च हुई है। यहाँ पे आके आप कंफ्यूज कर सकते हैं, बेहद कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ये डिफिकल्ट कैटेगरी मैंने रखा है। माइक्रोसॉफ्ट फाउंड जो है 75 में हुई है, और एप्पल एक साल बाद 1976 में, दोनों में काफ़ी राइवलरी भी हुई है। चलिए इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों डेट आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि एप्पल पहले फाउंड हुआ है या माइक्रोसॉफ्ट फाउंड हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर जो है 2 है। हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने जो बातें कही थी लगभग वो वही थी जो समीर अमीन कहते हैं या ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। बेसिकली मतलब यह है कि इंटरनेशनल ट्रेड की जो शर्तें इस तरह से बनाई गई थी कि इंडिया का वेल्थ जो है कंटिन्यूसली निकल के यूके जा रहा था, जो कि कोर पेरिफेरी कॉन्सेप्ट भी उसी पे बेस्ड। Which of the following are not variables of input output analysis? तो डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस, उसमें इनपुट होती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आउटपुट आती है, और ये फीडबैक लूप से जुड़े होते हैं। बाकी आप इसमें देखेंगे तो डेवलपमेंट और ग्रोथ इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। डिमांड सपोर्ट फीडबैक, डिमांड और सपोर्ट इनपुट के फॉर्म में आते हैं, आउटपुट जो है लॉ रेगुलेशन पब्लिक पॉलिसी के फॉर्म में आते हैं, और फीडबैक आते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो ए और बी जो है नहीं होंगे, डेवलपमेंट। Choose the correct pair of Indian political thinker, their views, work, ideas। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के साथ जाएंगे, ना कि धर्मशास्त्र, तो ये ऐसे ही गलत हो जाता है। तो आपको इसमें जो है करेक्ट पेयर चुनना है, तो ए को आपको जो है एलिमिनेट कर दीजिए। तो ए इसमें है, ए इसमें है, और बाकी तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म विल गो विथ अरबिंदो, सावरकर जी एंड इको, इसको छोड़ दीजिए। अंडमान में उनको रखा गया तो हो सकता है हो। विवेकानंद प्रीफेस टू राजयोग इन्होंने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है तराने हिंद वी ऑल नो, ये इकबाल का है, तो ई भी गलत है, तो ई और इससे ये क्रैक हो जाता है। इजी क्वेश्चन। Arrange the following country into chronological order as per the year of admission in the United Nations। ये आपको डिफिकल्ट इसलिए हो सकता है, यहाँ तो आप बहुत आसानी से कहेंगे इंडिया फाउंडिंग मेंबर है 1945, उससे पहले तो पाकिस्तान या कोई एशियन कंट्री हो नहीं सकता है, लेकिन उसके बाद आप कंफ्यूज कर सकते हैं। मैंने सबका यहाँ पे दे दिया है, इसको मैंने डिफिकल्ट में रखा है। सो दिस इज द करेक्ट। इसमें आपको पता होना चाहिए, एक बार आप याद कर लीजिए कि श्रीलंका 1955 में ज्वाइन किया है, उसके पहले ही जो है बर्मा या म्यांमार और इजराइल और पाकिस्तान सब ने ज्वाइन कर लिया था इंडिया के बाद। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द एलोकेशन इन सीट इन राज्यसभा। ये आपको बेहद कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने डिफिकल्ट दिया है, क्योंकि नॉर्मली लोग ऐसे सोचते हैं कि बिहार में 40 सीट है और तमिलनाडु में 39, इसलिए राज्यसभा के भी ज़्यादा होंगे, लेकिन राज्यसभा में तमिलनाडु बिहार से ज़्यादा है, 18 है, और बिहार में 16 है। इसके चलते सी से स्टार्ट होगा, और सी से स्टार्ट होता हुआ 2 है। बाकी को आप मैच कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कि जिसमें लोकसभा के ज़्यादा हैं उसका ज़्यादा होगा, उस बेसिस पे आप आगे तो कर सकते हैं, लेकिन 3 सही है। ये जो है आसान है, क्योंकि वी ऑल नो कि यूएस ने जो इन्वेजन किया था अफगानिस्तान पे वॉर ऑन टेरर के नाम पे 2001 में हुआ था, और सी के 2 से ही जो है ये मैच हो जाता है, बाकी को मैच करके आगे बढ़ जाएगी। Which of the following works were not authored by Sri Aurobindo? तो essay on गीता। अब यहाँ पे देखिए आइडियल ऑफ कर्मयोगी, तो चलिए कंफ्यूज भी यदि आप करते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू जी का है, ये कैसे कोई कंफ्यूज कर सकता है कि ये तो कभी अरविंदो ने नहीं लिखा। इजी। हु रोट द बुक द लॉ ऑफ पीपल, उतना ही आसान ये भी है, जॉन रॉल, ग्लोबल जस्टिस पे। द बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखा है? केट मिलेट, वी ऑल नो, लैंडमार्क बुक है सेकेंड वेव फेमिनिज्म का। यहाँ जूडिथ बटलर दिखती हैं, जो जेंडर ट्रबल लिखा है, परफॉर्मेटिव जेंडर एज परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेटिविटी। पंडिता रमाबाई दिखती हैं, सिस्टर निवेदिता भी दिखती हैं विवेकानंद जी के साथ, जो लग के जिन्होंने की काफ़ी सारे स्पिरिचुअल मूवमेंट इंडिया में किए थे। इजी, जूडिथ बटलर, सॉरी केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉगिज्म, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको आगे भी बहुत यूज हो सकते हैं, इसलिए केवल ये ना देखिए कि क्या सही है, सब स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए। लेकिन इसमें आपको पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसको देखिए, इट्स ए मार्केट सेंट्रिक अप्रोच, नॉट एट ऑल, नेचर सेंट्रिक अप्रोच है, तो सी बिल्कुल गलत है, तो सी। और ये भी देखिए, इट बिलीव्स इन ह्यूमन आर मास्टर ऑफ नेचर, नो, ह्यूमन आर जस्ट पार्ट ऑफ द नेचर, नॉट मास्टर, वो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म हो जाती है, ये रिजेक्ट करता है एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को।
तो डी भी गलत होगा, तो डी यहाँ ए बी इसका मतलब सही हो जाता है। तो इकोलॉजी जो है वो अर्नेस्ट हैकेल ने कॉइन किया था, और इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। और ई है रैचल कार्सन, जिन्होंने कि साइलेंट स्प्रिंग लिखा था, एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि यदि आप इसको मैच करें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय से, तो सी का 1 और सीधा ये जो है क्रैक हो जाता है। इससे आसान क्या होगा, मैच करके आगे बढ़िए। Who wrote the book The Human Condition? We all know, very famous book of Hannah Arendt. ईयर आपको याद है कितना है? 1958, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे चूंकि भगवती जी दिखते हैं और इनके बुक जो है कहीं कहीं टपक पड़ते, मैंने दे दिया इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन 2004 में, जगदीश पी भगवती। ये बहुत फेमस और बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि डम्बरटन ओ कॉन्फ्रेंस, जो कि एक वो कॉन्फ्रेंस माना जाता है जिससे कि यूएन प्रकाश में आया या आई, वो 1944 में होता है। याद रखिए कि उसी टाइम में जो है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था। ए का 3 और इससे हो जाता है क्रैक, तो इसको मैच करके आगे बढ़िएगा बाकी सबको। ये भी उतना ही आसान है। फ्रेडरिक को जैसे ही आप मिलाते हैं इकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, ए का 2 और ये हो जाता है क्रैक, मैच करके आगे बढ़िए। ये पॉलिटिकल थ्योरी की रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ये भी बहुत आसान है। ये आपको कह रहा है करेक्ट इसमें से क्या है। तो यहां देखिए, सी को देखिए, इट ऑब्लिटरेट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ऐसा है क्या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कोई दीवार को हटा देता है? इट एडवोकेट्स ए क्लास ऑफ सोसाइटी। नो, ये सब गलत है। तो डी भी गलत है और सी भी गलत है। इट्स मोस्ट कॉमन मॉडर्न मैनिफेस्टेशन इज द यूज ऑफ रेफरेंडम। ऐसा नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रेफरेंडम नहीं है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट है। तो ए और बी केवल सही है। इट ऑफर्स ए प्रैक्टिकेबल form of democracy for large country and it establishes a link between the government and the governed. बस लिंक देता है, कोई उसको हटाता नहीं है दीवार को। Who asserted bureaucracy as an exploitative class instrument? कार्ल मार्क्स यदि हो तो, और इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? मतलब ब्यूरोक्रेसी एज ए काइंड ऑफ कमिटी फॉर क्लास डोमिनेशन। ये बहुत बेहद डिफिकल्ट है, बहुत ही फेमस ये सब रिवॉल्यूशन है। जापान ने इन्वेड जो मंचूरिया को किया था 1931 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना का एक पार्ट था मंचूरिया, तो सब याद रखना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसे याद है कि 1931 में हुआ था इन्वेजन, तो सी का 2 और इससे हो जाता है ये क्रैक। तो लेकिन ऐसा कहना मुझे याद है, सबको याद नहीं होता, इसलिए मैंने डिफिकल्ट में डाला है। अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव एस्टेब्लिशमेंट बाय यूनाइटेड नेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे यदि आप देखें, ये मैंने बिल्कुल, मुझे लगा कि अब आप रिसर्च कर लो, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट है ये सबका डेट वेट याद रखना। इस तरह क्वेश्चन को तो आप कोई भी एबीसीडी लगा के चले जाओ, इसका सही आंसर 3 है, डिफिकल्ट। अरेंज द फॉलोइंग वर्ल्ड्स मिलिट्री स्पेंडर कंट्री। ये एक इंस्टीट्यूट है जिसको जिसको शॉर्ट में सिपरी कहा जाता है, स्टॉकहोम में। वो जो है सभी कंट्री कितना न्यूक्लियर वेपन है, कितना वेपनाइज्ड है, कितना खर्च करते हैं, स्पेंड करता है मिलिट्री पे, उसकी पूरी लेखा जोखा देती है। मैं अपने हमेशा करंट इवेंट में इसको इंक्लूड करता हूँ। तो उस बेसिस पे देखें तो यूएसए चूंकि सबसे कम, मतलब ये है कि लार्जेस्ट मिलिट्री इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे कम और सबसे ज़्यादा यूएसए करता है, नो डाउट इन दिस। तो सी से अंत होता हुआ 2 ही है, तो ये 2 तो खत्म हो गई। अब है कि ए और बी, क्या सबसे कम साउथ कोरिया करता है, यूक्रेन? चूंकि यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है तो वो सबसे कम नहीं कर सकता है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ए से शुरू होता हुआ है, साउथ कोरिया, उसके बाद यूक्रेन। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत करीब करीब है। मैंने सबका यहाँ पे दे दिया है। ये सब मिसाइल क्राइसिस जो हुई थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, उससे रिलेटेड डेट्स हैं, लेकिन बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख लीजिएगा, इसका सही क्रोनोलॉजी ये है, और इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, अपने नोट में शामिल कर लीजिएगा। डिफिकल्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक? बहुत ही आसान है, कितनी बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एक तरह का लेवल जंपिंग होता है इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में, टेम्पोरली लेवल जंपिंग ऑफ हायरार्की फॉर कम्युनिकेशन, शॉर्ट टर्म के लिए किसी क्राइसिस के सिचुएशन में। हु वाज ए ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट मतलब एकदम शार्प क्रिटिक ऑफ आर्यनिज्म, ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म, वही जिन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर। यू कैन गेस इजी। Who wrote the book The Death of Nature, Woman, Ecology and Scientific Revolution? एक बार देख लीजिए तो हमेशा याद रहेगा, इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन क्यों पूछा उन्होंने, आई डोंट नो, आर्बिट क्वेश्चन। पॉलिटिकल थ्योरी में इसको मैंने बांटा है।
नॉट मैच्ड करेक्टली, तो यहाँ पे यदि आप देखिए तो ये बिल्कुल नहीं है। जेनोफोबिया जो है एक पर्टिकुलर रेस के प्रति घृणा होता है, जैसे कि अब अमेरिका में कहें कि इंडियन या एशियन को भगा दो, तो डिमांड फॉर रेशियल डिटर्मिनिज्म नहीं है, सॉरी सेल्फ डिटर्मिनिज्म बिल्कुल ही नहीं। सेल्फ डिटर्मिनिज्म तो होता है कि एक कॉम या पीपुल, उनको अपना नेशन होने का हक है, जैसे फिलिस्तीनी नेशन एंड लाइक दैट, कर्ड नेशन एंड लाइक दैट। तो जेनोफोबिया डी को आप यदि हटा दो तो इसमें नॉट मैच क्रिएटिव में डी जरूर होना चाहिए। डी यहाँ देखिए केवल एक ही ऑप्शन में डी है, इसका मतलब ई भी जरूर गलत है। यूनिवर्सलिज्म बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक बाय इंसुलरिटी एंड एक्सक्लूसिविटी, कभी भी यूनिवर्सलिज्म इसका जस्ट उल्टा होता है। ये पर्टिकुलरिज्म हो गया, वो इंक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव नहीं होगा, सब उसमें आएंगे। यूनिवर्सलिज्म मतलब एवरीबडी विल बी इंक्लूडेड। सो डी एंड ई, इजी। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 वी ऑल नो, जिसे एनपीए निकल करके आता है, वो 1968 में होती है। फिर कॉन्फ्रेंस मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2 20 साल बाद 1988 में होता है, जिसे एनपीएम उभर करके सामने आता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और फिर 20 साल बाद 2008 में होती है थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, जिसे आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस निकल करके आता है। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप मैच करेंगे मैक्स वेबर को इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो उनकी वेरी फेमस बुक है, इसी में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी भी डेवलप किया था, उससे ये सीधा क्रैक हो जाता है। आप बिना मैच के आगे मत बढ़िएगा, बेहद आसान। एस जयशंकर की बुक जो है इंडिया वे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यदि ए को 3 से जैसे आप मैच करते हैं, ये क्रैक हो जाता है, मैच करके आगे बढ़िएगा। आइडेंटिफाई द इसेंशियल फैक्ट अबाउट कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म जो है वो कभी डिक्टेटरशिप ऑफ प्रिस्टली क्लास कहेगा क्या? ये उठपटांग कुछ लिख के इन्होंने आपको हेल्प कर दिया है। ई को आप एलिमिनेट कीजिए, ई को एलिमिनेट, इससे आपका सीधा ही आंसर निकल जाता है। मुझे याद है जब मेमोरी बेस्ड हुआ था तो कई लोग ये कहते सर वैनगार्ड पार्टी कैसे होगी। बेसिकली क्या है कि लेनिन ने भी माना था कि एक एक पार्टी तो चाहिए कम्युनिज्म को लाने के लिए। तो वैनगार्ड पार्टी, कई लोग कहते हैं कि पार्टी जब क्लासलेस है, स्टेटलेस है, तो पार्टी लेस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं था, वैनगार्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट कम्युनिज्म में रहा है, लेनिन मार्क्सिज्म में, इसलिए वैनगार्ड पार्टी सही है। ए बी सी डी, इजी क्वेश्चन। विच ईयर 19th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बीजिंग, बेहद डिफिकल्ट और बहुत ही अरबीट, 2017 में, कौन याद रखता है? रेस्ट इन पीस। 37 देखिए, ये भी जो है डिफरेंट जो लीगल कोड और जो बहुत सारे घटनाएं हुए, वेस्टफेलियन ट्रीटी एंड ऑल, न्यूजीलैंड ने जो दिया है, डिफरेंट डिफरेंट आईआर के इवेंट ट्रिविया को उन्होंने एक जगह इकट्ठा किया है। लेकिन इसमें कई तरीके से आप क्रैक कर सकते हैं। वी ऑल नो कि न्यूजीलैंड ने जो दिया होगा, ग्रांट किया था, ये हम लोगों सबको पता है कि 19th सेंचुरी से पहले दे दिया था। डेट यदि आपको पता नहीं भी हो, इन्होंने 1893 में दिया है। तो जो यूएन ने जो डिक्लेरेशन किया ह्यूमन राइट का, वी ऑल नो 1948 में किया है। इसका मतलब क्या है कि ई पहले आएगी और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया तो बाद में आई है 1640, सॉरी ये मैं क्या कह रहा हूँ, नो मतलब पहले जो है सी आएगी और फिर जो है ई आएगी डेफिनेटली, और पहले जो है ई आएगी और फिर जो है यूडीएचआर आएगा। तो इस बेसिस पे जो आप क्रैक करेंगे, मैंने इस पे एक्सरसाइज भी किया है, तो आप बहुत को एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए ई डी, तो ई डी तो इसमें है, चलिए ई डी इसमें है, ये डी है तो इसे खत्म हो गया ई डी, तो एक तो इससे गायब हो गया। सी से देखते हैं, इसमें ई सी है तो ये गायब हो गया, सी है, इसमें सी है, इसका मतलब दो ही बच गया। अब ये ए से शुरू हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है। अब चलिए इसको देखते हैं। ए जो है हुमरबी स्टैब्लिश द लीगल कोड, ये एकदम एंशियंट काल में हुआ है, सबसे पहले हुमरबी कोड जो है, आप डेट देख लीजिएगा, लेकिन काफी पहले हुआ है। तो ए से ही शुरू होगा, इसका मतलब बी से शुरू होता हुआ नहीं होगा। एडवर्ड वन तो काफी बाद में आया, तो ए से इस तरह से क्रैक। तो ऐसे आप कई तरीके से क्रैक जो है कर सकते हैं। ऐसे ये डेट जरूर याद रखिएगा, जब न्यूजीलैंड बिकेम फर्स्ट कंट्री टू गिव फ्रेंचाइजी राइट टू वुमेन, 1893। इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट हैज बिन ग्रांटेड थ्रू विच आर्टिकल, वी ऑल नो कि 16 जो है वो नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। आसान क्वेश्चन। हु रोट द बुक्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, अगेन मैक्स वेबर जिन्होंने इकोनॉमी सोसाइटी लिखा है, सेम आसान क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन जिसके बाद की कंप्रिहेंशन क्वेश्चन शुरू होता है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो देखिए, क्या आप कहेंगे कि वन पार्टी सिस्टम पे बेस होगा? ऐसा क्यों होगा? तो ए नहीं होना चाहिए, मतलब ये है नॉट पार्ट, तो ए होना चाहिए। तो ए जो है इसमें है, वाओ, केवल ए एक ही में है, इसका मतलब कि ये क्रैक हो गया। स्टेट मोनोपोली ऑन द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऐसा कभी लिबरल डेमोक्रेसी में होगा क्या? इसका मतलब बाकी तीनों जो है सही होगा, बेस्ड ऑन द फॉर्मल लीगल रूल, गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो ए एंड ई रॉन्ग है।
बाकी जो ये है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये इतना आसान है, आप इसको पढ़ सकते हैं, एक भी इसमें आप मिस नहीं कर सकते। मेरे सभी स्टूडेंट ने इसको 100% ऑलमोस्ट करेक्ट किया है। मैंने इसको केवल डिवाइड करने के लिए इसको पॉलिटिकल थ्योरी में रखा है, क्योंकि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है, लिबरल डेमोक्रेसी में इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल है इस पे बात करता है। वैसे आप किसी में भी रख सकते हैं। फिर दूसरा जो पैराग्राफ है वो भी उतना ही आसान था, ये इंडियन पॉलिटी का है, जिसमें कि कैसे लैंड रिफॉर्म एक्ट डिफरेंट जगह आए हैं और जमींदार ने कैसे, जमींदारी प्रथा कैसे खत्म की गई उस पर थोड़ी सी लिखी गई है। तो ये भी बहुत आसान है, इंडियन पॉलिटी से मैंने लिया है। इसको भी मैंने सबको दोनों को 100% इजी कैंप में रख दिया है। अब आइए जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको दिखाया भी, हर स्लाइड में मैंने जो है कैटेगराइज किया है कि किस थीम से है मेरे अनुसार और किस लेवल का है अगेन मेरे अनुसार। उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके अनुसार से ऐसे देखें तो पॉलिटिकल थ्योरी से बेसिकली 11 क्वेश्चन है, लेकिन 5 कंप्रीहेंशन क्वेश्चन को मिला दे तो 16 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि ऐसी जनरली रहती है 10-11 क्वेश्चन रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 16 देख के आप मैं समझिए, क्योंकि 5 कंप्रीहेंशन किसी भी खाने में जा सकते हैं, उसमें से 16 के 16 आसान है। ये बहुत है कि पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन इतने आसान मैंने कभी नहीं देखे थे। WPT में 11 क्वेश्चन है, जिसमें 7 इजी हैं, 4 मीडियम हैं, टफ कोई नहीं है। IPT के 8 क्वेश्चन में 8 इजी हैं। CP के 8 में से जो हैं 3 इजी मेरे अनुसार, 3 मीडियम और 2 टफ हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 7 क्वेश्चन है, जो कि बहुत कम है, उसमें से 6 इजी और 1 मीडियम है। IR में सबसे अधिक टफ क्वेश्चन है, 8 केवल इजी हैं, 9 मीडियम है और 9 टफ है। इसका मतलब IR इन्होंने इधर उधर से पूछा है, जो ऑर्बिट है, डेट वेट काफ़ी, इसलिए मैंने उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला है। तो IR के क्वेश्चन सबसे टफ है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हैं। इंडियन पॉलिटी में भी 24 क्वेश्चन हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन बेहद इजी हैं, 16, 2, 6, लेकिन टफ भी हैं। तो ऐसे देखा जाए तो इजी क्वेश्चन या डैम इजी क्वेश्चन 64 हैं, मीडियम 19 हैं और टफ जो है 17 है। तो इससे क्या निकल के आता है कि यदि आप 64 में 64 आपको जरूर क्रैक करना चाहिए। ऑफकोर्स एक दो सिली मिस्टेक हो सकते हैं, आपका ध्यान इधर उधर भटक जाए तो चलिए 61 से लेकर 62 ऐसे आप क्रैक करेंगे, कोई भी गुड स्टूडेंट। और इन दोनों में मीडियम में बहुत सारे आप क्रैक कर सकते हैं और डिफिकल्ट में भी 50% आप क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी अच्छा स्टूडेंट 80 से कम इसमें नहीं लाएगा पेपर 2 में। अच्छा है उसको मैं बोलता हूँ जो नेट या JRF क्वालिफाई करेगा। इसलिए कट ऑफ की जहां तक बात है, मैं सब जनरल की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, जो डिफरेंट रिजर्वेशन में कम हो जाएगी। और मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं मार्क्स की भी नहीं कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेट जो है इस बार 110 क्वेश्चन के ऊपर ही होगा, मतलब 110 क्वालिफाइंग होगा, जिसमें से आप दो तरीके से ला सकते हो। या तो पेपर 1 में आप 30 लाओगे, जो कि अच्छा नहीं है, जस्ट ओके है, तो आपको जो है 80 यहाँ आता है। या आप इसमें 75 ला करके भी यदि आपने 35 ले आए तो आप 110 ला सकते हो। इस रेंज में कुछ भी हो सकता है, तो आप नेट क्वालिफाई करोगे। यदि आप 115 से ऊपर चले जाते हो, दो तरीके से, या तो आप 35 प्लस 80 लाओ, 35 पेपर 1 में और 80, या 30 लाओ तो यहाँ 85 लाओ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यदि 115 से ऊपर जाते हो तो आपका JRF होने का चांस है। दिस इज माई गेस, ऑलवेज इट कैन बी। इस पर आप ज्यादा मत बोलिए सर आपने कैसे कह दिया, नहीं सर बहुत टफ था, इस सबसे क्या फायदा है। कुछ दिन वेट कीजिए, आपको पता लग जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस माय गेस इज करेक्ट, बट इट इज गेस ओनली, और ये मेरी हंच है, ऑलवेज इनकरेक्ट हो सकती है, नोबडी नोज। ओके देन, अब ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें। मैं ये कहूंगा कि ये पेपर जो है ऐसा टिट बीट पेपर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि डिफरेंट डेट्स हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, तो कैसे तैयारी करें, क्या इस तरह से। नो, तैयारी आप इस पेपर के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। आपको एक स्टैंडर्ड तैयारी करनी है। आपको सिलेबस के अनुसार जो पढ़नी होती है वही पढ़नी है। कुछ रीडिंग मटेरियल जो ज्ञान कोर्स के है उसको पढ़िए। UGC नेट की गाइड को 10-11 बार पढ़िए। जो 1000 MCQ की बुक या 1500 MCQ बुक है, उसको कई बार जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और टेस्ट सीरीज, मेरा हो चाहे किसी का भी हो, अच्छा टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। दिस इज द वे टू गो फॉर ए गुड प्रिपरेशन इन स्टैंडर्ड वे। डोंट वरी कि ये क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, क्योंकि यदि आप इस तरीके से तैयारी करेंगे तो ना केवल आप UGC नेट, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर या जो सेट या अदर जो PSC की जो आती है 10+2 और PGT, वो सबको आप क्रैक कर पाएंगे, जॉब ओरिएंटेड को। ओके डियर स्टूडेंट, यदि आप CUET PG दे रहे हैं और गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए अगेन एक बार इंफॉर्मेशन कि आप रजिस्टर कर सकते हैं इस कोर्स के लिए,
जिसमें आपको कोई लॉस नहीं होता है लेट से ज्वाइन करने पे, क्योंकि सारे मॉक्स इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल हैं ग्रुप में। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशन 100% अवेलेबल है, रिसोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना मेल, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पर भेजें। इस तरीके से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं। एंड वंस अगेन सॉरी यदि आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट यहाँ तक पहुंच गए। पहले तो थैंक्स, और सॉरी कि मैं थोड़ा देर से ला रहा हूँ। डेफिनेटली कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन आई होप कि ये जो एनालिसिस है वो आपको अलग लगेगा, आपको कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से प्रिपेयर करनी है और क्या कट ऑफ जाएगा। ओके देन, मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।